झूठ बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, सच की कसम में आप सभी का स्वागत है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते चलते हैं जिसमें आप जान पाएंगे आखिर आज जो चेहरा आया है वो है कौन। एक ऐसा चेहरा जिसके रगों में समाज सेवा खून बनकर दौड़ती है। एक ऐसा चेहरा जिसने जात पात से ऊपर उठकर सभी जाति के लोगों को एक मंच पर बिना किसी भेदभाव के लाकर खड़ा कर दिया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस चेहरे ने अपना जीवन बिता दिया। सरल स्वभाव, चेहरे पर चिंतन के साथ हल्की सी मुस्कान, बस समझ लीजिए यही है उस चेहरे की पहचान। जिसने शिक्षा तो हासिल की थी शिक्षा देने की, वही चेहरा किसानों का दोस्त, दलितों का यार, युवाओं के लिए प्रेरणा और खेत खलियान के लिए क्रांतिकारी बन गया। हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र को ट्राइबल का दर्जा दिलवाने के लिए जिसने अपने साथियों के साथ कई सालों से छेड़ रखी है एक बड़ी जंग। सच की कसम के मंच पर आज समाज सेवा के कुंदन को करना होगा सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कबूलनामा। पचास साल कम नहीं होते। 50 साल शर्ली टू शिमला, शिमला टू दिल्ली। 50 साल में हासिल क्या हुआ? ये प्रश्न जो आपका है ये हमारे क्षेत्र के बहुत सारे पढ़े लिखों का भी यही प्रश्न है कि आखिर इन 50 सालों में इस जनजाति के लिए जो सपने संजोए प्रयास किए उसका परिणाम क्या रहा। और लोगों का प्रश्न जायज भी है कि जो चीज़ 1967 में ही हो जानी चाहिए थी, जब जौनसार बाबर जनजाति घोषित हुआ, तो उसमें इतना आधी शताब्दी लगना अपने में एक बहुत बड़ी चिंता और दुखद पहलू भी है। लेकिन अगर इसको सकारात्मक ढंग से देखें तो 1967 में जब जौनसार बाबर जनजाति घोषित हुआ तो हमारे लोगों ने तभी से प्रयास शुरू कर दिए थे। वो इसलिए कि हमारे और जौनसार बाबर की लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन वो एक जैसा है। और हमारे बीच में आज भी दाईचारे के रिश्ते हैं, जो इस गांव के लोग वहाँ जौनसार बाबर में आपस में दाईचारा रखते हैं, जैसे एक ही गांव के लोग होते हैं। कई गांव के तो नाम एक जैसे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि चंदऊ हमारे यहाँ है तो उनका दाईचारा जौनसार बाबर में भी चंदऊ के साथ है। हमारे यहाँ जो कमरऊ गांव है उसका मूल नाम कमरोली है, उनका दाईचारा वहाँ जौनसार बाबर में खमरोली के साथ है। और इसी तरह शिलाई के जो ठेंडऊ है उनका दाईचारा जौनसार बाबर में मेंढऊ के साथ है। कोटी उतरऊ के उतरऊ है उनका उतलेऊ के साथ है। बाली कोटी के जोगऊ है उनका जोगियों के साथ। तो ऐसे कई गांव हैं जिनका नाम भी एक जैसे हैं। तो इसलिए हमारा ये अधिकार बनता है कि जब जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र घोषित हो सकता है तो गिरपार क्षेत्र क्यों नहीं। तो इसमें जो भी हमारी एक दौड़ रही है, इसमें उतार चढ़ाव बहुत आते रहे हैं। इतना जरूर है कि उस वक्त अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होती तो लोगों तक ये बात ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज हमें हो सकता है, अभी तो लगता है कि सरकार हमारे फेवर में है। अभी परसों ही हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली गृह मंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने ये जनजातीय हाटी समुदाय को जनजातीय देने की मांग बहुत प्रमुखता से वहाँ उठाई है और उससे हमारे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर भी रही है। और हम सोचते हैं कि ये जो अभी वर्तमान सरकार बनी है ये हमारी इस न्यायोचित मांग को बहुत जल्दी पूरा करेगी। एक पल के लिए मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो कुंदन शास्त्री क्या देने के लिए तैयार बैठा है? इसमें मैं लगभग 90-91 से भागीदार बना हूँ। उससे पहले हमारे जो पूर्ववर्ती वरिष्ठ लोग थे उन्होंने इसमें काफ़ी प्रयास किए और मूल रूप से आधार उन्होंने ही बनाया है। उनमें से कई लोग तो बेचारे आज हमारे
बीच में है रहे भी नहीं। लेकिन अब जब हम इतने जुड़ गए हैं, और आपको मैं दिल की बात बताऊं, हमें तो रात को अगर सपना भी आता है तो भी इसी गिरिपार क्षेत्र के को जनजातीय दर्जा देने के बारे में आता है। अब इतने आगे बढ़ गए हैं कि अगर कुछ बलिदान की आवश्यकता पड़ी भी तो मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और बलिदान देने के लिए भी तैयार है। दुनिया बात कर रही है चांद में आशियाना तलाशने की, दुनिया हाईटेक हो चुकी है, लेकिन हमारे कुंदन शास्त्री जी तो चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र है वो ट्राइबल घोषित हो, आपका जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ घोषित हो। क्या ये जिद है आपकी? ये आपका बहुत ही मेरे पसंद का प्रश्न है संजीव जी। हमारे गिरिपार क्षेत्र का भी जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस मुद्दे पे कई बार भ्रमित हो जाता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत है। मैं मूल बात बताऊं आपको कि कोई भी संस्कृति तब तक जिंदा नहीं रहती जब तक उसको विशेष पहचान नहीं मिली। हमारी जो लोक संस्कृति, अपनी अलग पहचान जिसको हम अपनी एक समृद्ध पहचान मानते हैं, वो उसको अगर पहचान नहीं मिली, ये कोई रिजर्वेशन लेने का मुद्दा नहीं है, ये एक पहचान लेने का मुद्दा है। हाटी समुदाय अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए चाहता है कि हमें जनजातीय दर्जा मिले, इसलिए नहीं कि हम कोई रिजर्वेशन, वो तो उसमें प्रावधान है रिजर्वेशन का 7.5% नौकरियों में और बजट के प्रावधान में। और वैसे भी जब हम तुलना करते हैं पूरे हिमाचल की, तो गिरिपार क्षेत्र हमारा आर्थिक और सामाजिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ा है। लेकिन जो हमारी सबसे मजबूत चीज़ है, हमारी संस्कृति और अच्छी परंपराएं, वो तभी बचेगी जब हमें ये दर्जा मिलेगा। तो ये बात हमारे पढ़े लिखों को भी समझनी चाहिए। ये दर्जा हम इसलिए लेना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास संस्कृति है, अपनी मूल जो चीज़ें हैं जो विरासत में हमें मिली है, वो तभी बच पाएगी अगर इसका एक संरक्षण तभी होगा अगर इसको एक सही पहचान मिलेगी। जात पात, ऊंच नीच, जब इस बीच में खाई बढ़ रही थी, ऐसे में कुंदन शास्त्री ने ऐसा क्या करिश्मा किया कि सब कुछ भुलाकर एक हो गए? मैं इसमें अपने गांव समाज का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कुछ बातें इस रूप से स्वीकार की जिसमें ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे यहाँ एक काली मंदिर है, वहाँ हरिजन भाई नहीं जाते थे, सिर्फ बाहर से ही पूजा अर्चना करते थे। तो जब हमने वहाँ के व्यवस्था में जो पुजारी और गांव के लोग थे, भंडारी वगैरह, जब उनसे हमने कहा कि भाई ये चीज़ें अब बदलनी चाहिए, समाज अब बहुत आगे बढ़ चुका है और अब विज्ञान का युग है, तो उन्होंने हमारी बात मानी। और मुझे ये कहते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि उस मंदिर में आज चाहे हरिजन भाई है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, दोनों नवरात्रों में एक साथ बैठ के हवन करते हैं, एक साथ बैठ के भंडारा खाते हैं और कोई भेदभाव वहाँ दिखता ही नहीं। और ये जो देव परंपराओं के नाम पे जो भेदभाव था, ये मैं बहुत गलत मानता हूँ और ये सभी जगह ये चीज़ें समाप्त होनी चाहिए। देखिए, देव स्थान एक सार्वजनिक स्थान है। वैसे आप तो शिक्षा का उजाला फैलाने गए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा? 90 में जब हिमाचल में साक्षरता अभियान चला तो उस वक्त में पंचायत में प्रधान भी था, लेकिन मुझे जिला और खंड स्तर पर साक्षरता कमेटी में लिया गया और उस माध्यम से बहुत सारे दूसरे गांव में जाने का और लोगों की दुख दर्द को समझने का मौका मिला। एक उदाहरण मैं आपको दूं कि उसमें प्रौढ़ लोगों को भी साक्षर करना था, तो कई बुजुर्ग लोग और प्रौढ़ लोग मानते ही नहीं थे कि भाई इस उम्र में हमने पढ़ लिख के करना क्या है। तो एक महिला से जब हम वहाँ मिले, हमारे गांव के नज़दीकी वो महिला है, जब मैं उनसे आग्रह करने लगा कि भाई ये पुस्तक हमें आपको लाए हैं, और वो घास काट रही थी, तो उन्होंने मेरे को बड़ा झिड़का कि भाई आप हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, पंचायत प्रधान हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको भला बुरा कहूँ, लेकिन मेरे यहाँ से आप चले जाओ
और मैं पढ़ाई तो मैं करूँगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो हमने भी कुछ ऐसी जिद पकड़ी बिना आवेश में आए कि उन्होंने फिर आखिर में हमारी बात उनको माननी ही पड़ी कि चलो मैं, जब मेरे को उनका कहना था कि मेरे को आता ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, लेकिन बाद में उनको पढ़ना भी आया, उनको लिखना भी आया और साक्षर भी हुई। क्या कहूँ मैं आपको, जिद्दी, जुनूनी या फिर पागलपन की हद तक? ये शब्द तो मेरे लिहाज से ठीक नहीं, लेकिन एक जब आदमी विजनरी होता है, और होना भी चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए, चाहे परिवार की बात हो, चाहे गांव समाज के लिए भी बात हो या देश की बात हो, तो विज़न के लिए तो फिर उसको दूसरी भाषा में चाहे जिद कहें तो पकड़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जहाँ आसान रास्ता लगा वहाँ खूब दौड़े, जहाँ कठिन रास्ता लगा वहाँ कदम पीछे खींच ली। कि एक चेहरे को फूट फूट कर रोना पड़ा आपकी बदौलत। हाँ, वो रोना दुख का रोना तो था नहीं, वो एक खुशी का रोना था। जब मैं पंचायत प्रधान बना तो हमने अपने सभी मेंबरों को कहा था कि भाई अपने अपने वार्ड में चाहे कोई विधवा है, चाहे वृद्ध है, जो पेंशन के पात्र हैं वो कोई छूटना नहीं चाहिए। चाहे उनको पता है, और उस वक्त आप 90 से 95 के बीच में लगाओ कि उस वक्त तो लोगों को अपने अधिकार लेने का भी तरीका नहीं आता था कि ये हमारा हक बनता है, हमें लेना भी चाहिए। तो एक केस ऐसा रहा जो अकेला था अपने परिवार से, उसका ना कोई आगे वारिस था, ना बेटा बेटी, ना पीछे कोई उसका जीवन साथी था, ना भाई था, अकेला था, और बेचारा वो किसी खड्ड में मच्छियाँ वगैरह मारता था, वही बेचना। तो एक व्यक्ति, हमारे मेंबर ने कहा कि जी ऐसा व्यक्ति है, लेकिन उसके फार्म में साइन करने के लिए नहीं वो मिलता। तो जैसे कैसे हमने चौकीदार को भेजा कि भाई उसको ढूंढो और उनके पेंशन के ऊपर साइन करवाओ। तो उसको बेचारे को ये भी नहीं लग रहा था कि मेरा पेंशन का फार्म भरा जा रहा है। लेकिन जब उसकी पेंशन आई तो मेरे को डाकिये ने ये वाकया बताया कि जी जब मैंने उसके हाथ में वो पेंशन दी 600 रुपये, उस पर 200 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, तो कि वो उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वो खुशी इतना हुआ कि मेरे को ये मुफ्त में मिल रहे हैं और इतना मेरा अधिकार है कि भाई मेरे को, मैंने तो किया ही नहीं कुछ नहीं। तो वो खुशी मुझे आज भी बड़ी एक सुकून देती है। क्या जो आज आपके साथ है, क्या वो कभी आपके खिलाफ भी थे? संजीव जी, जब कोई समाज में नया काम करना होता है या किया जाता है तो थोड़ा बहुत तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हम परंपरावादी रहे हैं। हमारा समाज में जो परंपराएं हैं हम उसके आदी रहे हैं, क्योंकि विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी हमने उसको जिया है और उसी तरीके से हमने झेला भी है। तो अगर उसको कहीं आप कुरीति मान के बदलना चाहो तो प्रतिक्रिया जरूर होती है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हमने संयम नहीं खोया और उसको अधूरा भी नहीं छोड़ा। आज आप पहाड़ की आवाज बन चुके हैं। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो नेता को करना चाहिए। अफसोस नेता वो नहीं कर रहे हैं। बात चाहे युवाओं की हो, बात चाहे किसानों की हो, बात चाहे महिलाओं की हो, चाहे बात हो स्वास्थ्य की, तो आपको तो राजनीति में आना चाहिए। मैं संजीव जी अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं है और ना ही मैं बनूंगा। अभी ऐसी कोई इच्छा नहीं है सीधे रूप से राजनीति में आने की। लेकिन हाँ, मैं समर्थक जरूर हूँ कि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है कि इलाके को बहुत तेज़ी से अगर विकास की दृष्टि से आगे ले जाना है तो राजनेता ही एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे पास हो सकता है। लेकिन इस बात का बड़ा एक अफसोस बराबर रहता है कि इलाके के प्रति हुआ भी है, जो चीज़ें अच्छी हो रही है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं आज भी जस की तस पड़ी है और लोग भी इतने अवेयर नहीं है कि उन बुनियादी चीज़ों को प्राथमिकता में लाएं। चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। स्वास्थ्य अच्छा लोगों का तब नहीं बनेगा कि अगर बहुत ज़्यादा डिस्पेंसरियाँ खुलेगी।
जब उन डिस्पेंसरियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, पशु की नस्लें तब सुधरेगी अगर वहाँ वेटनरी डॉक्टर भी होगा। पूरी शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी में 57 को छोड़ के हमारे यहाँ कोई वेटनरी डॉक्टर है नहीं। और इसी तरह कृषि हमारा एक आज भी प्रमुख साधन है इनकम का। तो कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंचाई के साधन हो। अब सिंचाई के साधन या तो लिफ्ट करके हो सकते हैं या बारिश के पानी को इकट्ठा करके हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे राजनेताओं की अभी भी प्राथमिकता में नहीं है। और ये चीज़ लोगों में अवेयरनेस इसकी लानी पड़ेगी कि हमारे राजनेता इस तरफ ध्यान दें कि अभी तो पीने के पानी में ही हम उलझे हुए हैं, सिंचाई के साधनों की तो कोई इतनी ज़्यादा बात करता भी नहीं है और नेताओं का अपना विजन इस दृष्टि से है नहीं। जान बकरे की जा रही थी, बलि बकरे की जा रही थी, इससे आपको क्या समस्या थी? समस्या तो थी कि देव परंपराएं हमारे समाज को एकजुट और सौहार्दपूर्ण रखने में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ जो कुरीति जुड़ी हुई है उनमें से एक बलि प्रथा भी प्रमुख है। और देव परंपराओं के साथ बलि प्रथा जुड़ने की वजह से हमारे अपने घरों में भी देवी देवताओं के नाम पे या दूसरे दोषों के नाम पे वो बकरे की बलि दी जाती थी। वो बात मुझे बहुत करती थी। दुख हमारा है और उसका निवारण हम किसी जीव की हत्या के साथ जीव का जीवन लील के करना चाहते हैं, ये बहुत गलत थी। इसीलिए हमने पहले अपने परिवार से शुरू किया कि ये प्रथा बंद हो। परिवार में भी शुरू में इस चीज़ को बुरा माना कि परंपरा से हट के हम कैसे गांव समाज से अकेले रह सकते हैं, लेकिन मैं परिवार का भी धन्यवादी हूँ कि और मुझे ये बात बहुत गर्व से कहने की इच्छा है कि मेरे खुद के परिवार ने इस बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया था कि लोग माने ना माने, सुने ना सुने, लेकिन हम अपने परिवार से इसकी शुरुआत करते हैं। तो मैंने बलि प्रथा भी बंद करवाई और उसका परिणाम आज ये है कि हमारे गांव के मंदिर में आज देवी देवताओं के नाम पे मंदिरों में बलि नहीं दी जाती। और जगह कोई लोग करते होंगे वो अलग बात है, लेकिन मंदिरों में जीव हत्या नहीं होती। बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो चुका था, ऐसे में नौकरी घर का दरवाज़ा खटखड़ाती है और आपने ऐसा किया जिससे कई हद तक परिवार की उम्मीदें या टूटी या फिर तोड़ दी गई। क्या इस बात का मलाल आपको है या फिर आप कहते हैं कि हाँ जो आपने किया वो सही था? नहीं, सही तो नहीं था, क्योंकि हर माँ बाप, हर परिवार चाहता है कि अगर परिवार से किसी को आसानी से नौकरी मिल रही है, पढ़ाते लिखाते भी माँ बाप इसीलिए कि भी पढ़ लिख के कुछ नौकरी करे। और मुझे तो नौकरी मिल भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको नकारा। तो वो मेरी भी एक परिवार के प्रति ऐसी नकारात्मक भावना थी जो मुझे अखरती है तो ज़रूर है, लेकिन मजबूरी ये थी कि कुछ सामाजिक सोच की तरफ ऐसा आगे बढ़ चुका था मैं कि उस वक्त बंधन में रहने की कोई गुंजाइश थी नहीं। अगर नौकरी करता तो बंधन में रहना पड़ता और फिर समय भी नहीं निकल पाता। तो इसलिए मैंने रिस्क लेके ये विकल्प चुना कि परिवार की नाराज़गी और कुछ आर्थिक नुकसान झेलते हुए भी मैं अब किसी बंधन में नहीं बंध पाऊँगा। इसीलिए हमने नौकरी को त्यागा और समाज के बीच में रह के लोगों के साथ लोकहित के काम में रुचि ली। ऐसा क्या हुआ कि आपको उस विशेष जाति के लिए ऐलान करना पड़ा कि हाँ आइए, कुंदन शास्त्री के घर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है? ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न था मेरे सामने भी, क्योंकि समाज में कुरीतियों में ये छुआछूत की कुरीति को बहुत बड़ी कुरीति मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से छुआछूत को नहीं मानता हूँ,
लेकिन समाज से कैसे इसको मिटाया जाए या शुरुआत कैसे की जाए, उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी बुराई को समाज के बीच से दूर करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से या अपने आप से करनी पड़ेगी। पहले परिवार को मनाया, हमने कहा ये चीज़ें गलत है, तो परिवार ने भी उसमें साथ दिया। और एक वाक़या मेरे साथ ऐसा हुआ कि उन दिनों रामायण सीरियल चला हुआ था, तो दूसरे गांव के बच्चे यहाँ आए थे, तो जब सारे बच्चे रामायण शुरू होने वाली थी हमारे घर के अंदर दौड़े रामायण देखने के लिए, तो एक बच्ची वहाँ खंबे के साथ लिपट के मुंह लटका के वहीं खड़ी रही। फिर मैंने उस बच्चे को कहा, मैंने कहा बेटा आप भी तो अंदर जाओ। उसने के ये शब्द कि जी मैं चमार के परिवार से हूँ, मेरे को आज भी ऐसे कटोसते हैं। वो ऐसा लगता है कि उसने मेरे को चुनौती दी है कि आप मेरे कदम क्या आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा और सन्न रह गया था मैं उसके जवाब, क्योंकि 10-12 बच्चों में से जब एक बच्ची ठिठक जाए कि मैं चमारों की होने से मैं अंदर नहीं जा सकती टीवी देखने, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा बेटा चलो अंदर, और उसको मैंने बीच में बिठा दिया। तब मुझे लगा कि इसमें थोड़ा और तेज़ी लानी चाहिए। तो अपने साथ जो संगति के लोग थे, गांव के कुछ लोगों से भी आग्रह किया कि और जगह नहीं तो कम से कम मंदिरों में तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, सभी का प्रवेश हो। और भोजन में भी जब हम बाहर पंगत में बैठते हैं तो सभी साथ बैठें। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बहुत आगे तो हम नहीं बढ़ पाए, लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है अपने घर से, जिस पे मुझे गर्व भी है। कुंदन शास्त्री के दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने शादियों के नाम पे टर्म एंड कंडीशन लगा दी? समाज में अगर कोई कुरीतियाँ गिनाने लगें तो उनमें से एक दहेज की कुरीति भी एक इतनी विकट कुरीति है जो योग्य बच्चियों के लिए, योग्य लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाती है। हमारे गांव समाज में अभी डिमांड वाली दहेज तो नहीं है कि लड़के की तरफ से कोई डिमांड हो, लेकिन दिया भी जाता है, लिया भी जाता है दहेज। तो हमने ये सोचा कि इसकी शुरुआत भी अपने घर से करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने घर से जितने भी छोटे भाई बहनों की, या एक बेटी है मेरे पास उसकी शादी की, या 2 बेटे हैं उनके लिए बहुएं लाई। तो हमने जहाँ भी रिश्ते किए वहाँ पहले रिश्ता तय होने से पहले हम 2 चीज़ें उनके साथ कंडीशन बनाते थे कि एक तो हम दहेज ना तो लेंगे ना देंगे, दूसरा हमारे घर में ना मांस ना शराब का प्रयोग होगा। तो आप हाँ तब करें अगर ये दोनों शर्तें मेरी मंजूर हैं। तो मैं उन सभी रिश्तेदारों का आभारी हूँ कि उन सभी ने इस बात को माना कि हम दहेज की बात भी आपकी मानते हैं और शराब और मांस वाली बात भी मानते हैं। तो ये शुरुआत करनी तो पड़ेगी, उन भावनाशील पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को अपने घर से करनी पड़ेगी, तभी ये दहेज की बुराई रुकेगी। जी शुक्रिया, हमारे हर सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी से देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुंदन शास्त्री जी, जिन्होंने कई सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से आपके सामने रखा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, लेकिन याद रखिएगा आपके साथ उस चेहरे पर हम जारी रखेंगे सवालों की बरसात।